नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों का डिफेंस ऑप्शनल का लेक्चर चल रहा था, तो आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे जो सामूहिक सुरक्षा जो है, ठीक है, और कलेक्टिव सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। और दोस्तों समय अब बहुत कम है, और जो लोग भी जिनका ऑप्शनल है आप कहीं पर भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन करिए, लेकिन अब अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दीजिए और अब समय जो बचा है उसको बहुत अच्छी तरीके से सदुपयोग कीजिए। और समय बहुत कम है, अब उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपकी मेंस की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और एक चीज़ है दोस्तों कि डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसके बाद ही आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आज का जो चैप्टर है सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग। तो सामूहिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? सामूहिक सुरक्षा का मतलब यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है उसकी स्थापना करना, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा का मतलब ये है कि सभी देश मिलकर, अगर किसी देश के ऊपर कोई खतरा आता है या कोई समस्या आता है या कोई अन्य देश उस पर आक्रमण करता है, तो बाकी सभी देश जितने भी देश हैं वो मिलकर उस आक्रमण का निवारण करेंगे, ठीक है। तो यह आपकी कलेक्टिव सिक्योरिटी कहलाती है कि एक देश पर अगर कोई हमला किया जाता है तो बाकी देश मिलकर उसका प्रत्युत्तर देते हैं, ठीक है। और यह माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए जो सामूहिक सुरक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वर्तमान में इसका क्रियान्वयन जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रीय माध्यमों में भी अनेक संगठन बने हुए हैं, तो उनके द्वारा भी जो प्रतिरक्षा का कार्य है वह किया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की स्थापना हेतु सामूहिक सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यह क्या है कि जैसे आक्रमण का निवारण करने का यह साधन माना जाता है, ठीक है। आक्रमण का निवारण करने का यह साधन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने क्या है, संयुक्त राष्ट्र में सामूहिक सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको की गई है, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखते हैं देशों के बीच में वर्तमान में, तो इसकी चीज़ें जो व्यवस्था है वो उतना कारगर साबित नहीं हो पा रही है, व्यवहार में यह असफल नज़र आती है, ठीक है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी हो सकती है जब राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी हो। कि कहने का मतलब ये है कि जब संयुक्त राष्ट्र ये सुनिश्चित करे कि किसी भी देश पर किसी भी प्रकार से हमला नहीं होगा, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं होगा, तो यह इन चीज़ों की सुनिश्चितता होना बहुत ज़रूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर जो भी जैसे मान लीजिए संगठन है, ठीक है, तो उसके द्वारा सभी लोगों की, सभी देशों की जो एक गरिमा है और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसकी रक्षा या सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विश्व शांति और सुरक्षा का कारगर उपाय है यह जो है सामूहिक सुरक्षा, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे एक देश की खुद की राष्ट्र की सुरक्षा करना और प्लस विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करने का यह महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कौन सा साधन? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा शांति के एक मार्ग के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। जहाँ तक परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा की बात करते समय जैसे किसी राष्ट्र पर आक्रमण होगा तो बाकी राष्ट्र मिलकर उस आक्रमणकर्ता राष्ट्र के ऊपर प्रत्युत्तर देंगे, उसके खिलाफ में विरोध में युद्ध या जो भी आक्रमण होता है उसकी जवाबी कार्रवाई करना ही आपकी सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। अब देखिए जैसे एक सैन्य विचारक है मॉर्गेनथाउ, तो मॉर्गेनथाउ के अनुसार जो सामूहिक सुरक्षा है वह क्या होती है कि सुरक्षा की समस्या अकेले राष्ट्रीय समस्या नहीं होती है, वरन सभी राष्ट्रों की समस्या होती है जो व्यवस्था के अंतर्गत आपस में बंधे होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर यूएन में
जो राष्ट्र हैं, ठीक है, जो सदस्य हैं, तो उन देशों के साथ में क्या है, एक आपसी संबंध भी होते हैं, ठीक है, और वो संगठन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर मर्गेंथाउ कहते हैं कि अकेला राष्ट्र की समस्या नहीं होती है सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा की समस्या अकेले राष्ट्र की समस्या नहीं है, सभी देशों की समस्या है ये, ठीक है। और क्या होता है कि सभी राष्ट्र एक सबके लिए और सब एक के लिए सामाजिक सिद्धांत में एक दूसरे से बंधे होते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर हम बाकी सब के लिए हैं तो बाकी सब मेरे राष्ट्र के लिए भी खड़े रहने चाहिए, ठीक है। तो इस सामाजिक सिद्धांत पर यह चीज़ कही जाती है मर्गेंथाउ के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पामर और पाकिन्स एक सैन्य विचारक है, तो उनके अनुसार देख लेते हैं, उन्होंने 2 परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाओं को देखते समय जैसे बहुत कम शब्द हैं जो पश्चिमी दुनिया में सामूहिक सुरक्षा के शब्द से अधिक लोकप्रिय हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग या अस्पष्ट अलग अलग रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो यह सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में बात कही जाती है पामर और पाकिन्स के द्वारा। अब दूसरा क्या है, दूसरी इनकी परिभाषा है कि शांति के खतरों से, जैसे शांति के खतरों से सामूहिक निपटने का सामूहिक उपाय करना ही सामूहिक सुरक्षा कहलाती है, ठीक है। कि शांति खतरों से, जैसे अगर शांति के लिए खतरा हो रहा है, पीस के लिए अगर कोई खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, तो उनका निवारण करना ही, सामूहिक उपाय करना ही क्या कहलाता है, सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। अब देखिए सामूहिक सुरक्षा जो है, सामूहिक सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं, उद्देश्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सभी राष्ट्रों का इसमें क्या होता है, सभी राष्ट्रों का उत्तरदायित्व, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा करें, ठीक है। और क्या होता है कि जो सामूहिक कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो पर्पस होता है कि मतलब ये एक साधन और एक तरीका है जिसका प्रयोग क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा या आक्रमण की स्थिति में किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, यूएन में बहुत सारे देश हैं और उन देशों की सुरक्षा करना यूएन का दायित्व है। तो यहाँ पर यह एक सामूहिक सुरक्षा जो होती है वो एक तरीके के माध्यम में या एक साधन के रूप में देखी जाती है। और इसका उपयोग कब होता है कि जैसे कोई युद्ध चल रहा है या आक्रमण की स्थिति हो गई है, तो उन चीज़ों का निवारण करने में, उन चीज़ों को बंद करने में सामूहिक सुरक्षा का जो साधन है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, तो उसके उद्देश्यों की जब हम लोग बात करते हैं, तो अगला उद्देश्य कौन सा है, शांति और सुरक्षा को बनाने में कलेक्टिव सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है कि जैसे विश्व में शांति बनी रहे, जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनके मध्य में एक दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाने में सामूहिक सुरक्षा का योगदान बहुत ही ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि जैसे सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना भी सामूहिक सुरक्षा का उद्देश्य होता है। कहने का मतलब यही है कि सभी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र हैं विश्व में, तो अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे के ऊपर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में बाकी के राष्ट्र मिलकर जिस पर आक्रमण किया गया है उस देश के बिहाफ में, उस देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जाती है, ठीक है। तो यह कुछ सामूहिक सुरक्षा के उद्देश्य थे जिनको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब देखिए सामूहिक सुरक्षा की विशेषताओं को देख लेते हैं कि जैसे सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, यह शक्ति का प्रबंध करता है। भाई सीधी सी बात है, एक छोटा सा ताकतवर व्यक्ति है या राष्ट्र है, तो वो क्या है, उसकी खुद की शक्ति है, लेकिन अगर ऐसी ही शक्तियाँ 10 शक्तियाँ अगर मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी एक पावर बनकर उभर कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चीज़ कही जाती है कि शक्ति का प्रबंध किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का यह एक साधन माना जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो उस चीज़ को, इंटरनेशनल पीस है, उस चीज़ को किस तरीके से बनाया जाए, उसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए। तो इसके लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी जो होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे
सामूहिक सुरक्षा क्या है? अस्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि राष्ट्र की सुरक्षा भंग हो सकती है। मतलब एक पूर्वाग्रह पहले से ही रखा जाता है कि किसी की भी राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो भंग हो सकती है। तो ऐसे रूप में अस्पष्ट रूप से अगर किसी बात की स्वीकार्यता होती है राष्ट्रों के मध्य में, तो उसकी सुरक्षा जो है, सुरक्षा का कार्य जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और क्या है कि जैसे किसी राष्ट्र की सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे एक देश की सुरक्षा है, राष्ट्र की सुरक्षा है, तो ये किसका पार्ट है? यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भाग है। मतलब मान लीजिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है और यहाँ पर एक राष्ट्र है, तो इसकी सुरक्षा करना किसका दायित्व है? जो सभी देश हैं उनकी। ठीक है, तो सामूहिक सुरक्षा का यह एक भाग माना जाता है। ठीक है, जो राष्ट्र की सुरक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या है? यह एक अभिन्न अंग माना जाता है। चौथा पॉइंट क्या है? सामूहिक सुरक्षा में सैनिक प्रतिक्रिया शांति सुरक्षा की स्थापना की जाती है। भाई सीधी सी बात है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है? सैन्य कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अगर कोई हमला करता है या किसी तरीके से जो राष्ट्र है उसकी राष्ट्र हितों को अगर कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बाकी के देश क्या करते हैं? सामूहिक सुरक्षा कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या करती है कि सैनिक प्रतिक्रिया के द्वारा शांति को बनाया जाता है, शांति की स्थापना की जाती है और उस राष्ट्र का, उस देश का सुरक्षा की स्थापना सुनिश्चित की जाती है। अगला क्या है? विश्व शक्ति की अधिकता स्थापित करना, पृथकता का खंडन करना। कहने का मतलब यह है कि सभी देश मिलकर एक शक्ति का प्रबंध करते हैं, शक्ति की स्थापना या अधिकता कि मतलब जो शक्ति केंद्र हो वो एक ही जगह पर हो। जैसे वर्तमान में अगर कहा जाएगा तो ओवरऑल अगर सैद्धांतिक रूप से कहा जाए तो ओवरऑल शक्ति किसके पास में है? वैश्विक परिदृश्य में तो संयुक्त राष्ट्र के पास में यह शक्ति है। यहाँ पर देश, यह जो सामूहिक सुरक्षा है तो यह अलगाव का या जो पृथकता है उसका खंडन करती है कि अगर देश अलग अलग रहेंगे तो उनकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी है, तो उसको सुनिश्चित नहीं किया जा सकता सामूहिक सुरक्षा के द्वारा, कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा। और अगर सब साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट जब हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी की विशेषताओं को देखते हैं तो आक्रामक, जो सामूहिक सुरक्षा जो होती है वो आक्रामक स्वरूप के कारण किसी भी राष्ट्र के लिए निवारक साबित होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी राष्ट्र के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला होता है या राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला होता है तो ऐसे में बाकी राष्ट्र क्या करते हैं? उस चीज़ के खिलाफ में खड़े होते हैं और आक्रामक रूप से कार्यों को करते हैं। अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो युद्ध भी लड़ने जाते हैं। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध में आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर किसी राष्ट्र के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो बाकी के देश मिलकर इन चीज़ों को संभालते हैं, परिस्थितियों को संभालते हैं और आक्रामक स्वरूप अख्तियार किया जाता है। सातवां पॉइंट क्या है? सातवां पॉइंट है कि पूर्व कल्पना करता है। कहने का मतलब ये है कि पूर्वाग्रह, जो सामूहिक सुरक्षा है, सामूहिक सुरक्षा में क्या किया जाता है? एक पूर्वाग्रह किया जाता है कि किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो बाधित हो सकती है, उस पर हमला हो सकता है। तो इन चीज़ों के लिए एक संगठन होना चाहिए, जो कि संगठन हेतु क्या है? एक सहयोगात्मक प्रयास होने चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए हमारे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई है। इसके बहुत सारे अंग भी हैं। ठीक है, आठवां पॉइंट क्या है कि जैसे जब कलेक्टिव सिक्योरिटी के पर्पजेस को देखते हैं तो आक्रमण और युद्ध को शत्रु मानती है। पहली बात तो यह है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? सामूहिक सुरक्षा आक्रमण और युद्ध को शत्रु मानती है, आक्रमण को रोकती है, युद्ध को रोकती है। भाई सीधी सी बात है कि यह चाहती है कि एक शक्ति, जो पावर है, एक जगह पर केंद्रित हो जाए और उसके अगेंस्ट में कोई भी आक्रमण किसी भी राष्ट्र पर कोई भी देश ना कर सके। ठीक है, युद्ध ना कर सके। तो ये क्या करती है? यह आक्रमण को रोकती है और युद्धों को रोकती है। अगला पॉइंट क्या है? जैसे अब अगला इसी में चीज़ है, ठीक है, पार्ट है कि सामूहिक सुरक्षा की सफलता के मूलभूत तत्व कौन कौन से होते हैं। तो अब देखिए मूलभूत तत्वों को देख लेते हैं कि जैसे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है तो इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं।
ठीक है, कि जैसे पहला पॉइंट यही है कि राष्ट्रों के मध्य में सहयोग आवश्यक होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर संयुक्त राष्ट्र में जितने भी देश अगर सदस्य हैं तो सदस्य राष्ट्र ही अगर सहयोग ना करें आपस के लिए, जैसे अगर भारत के ऊपर हमला किसी का होता है या भारत किसी के ऊपर हमला करता है, ठीक है, या वियतनाम पर हमला होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, बाकी के देश अगर सहयोग नहीं करते तो जो हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसकी अवधारणा ही बिल्कुल बेकार हो जाएगी, अस्तित्व में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रों के मध्य सहयोग सबसे पहली प्राथमिकता होती है और सामूहिक कार्यवाही तभी की जा सकती है जब राष्ट्रों के मध्य में सहयोग होगा। और क्या है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है सामूहिक सुरक्षा की, ठीक है, तो अधिकांश देश क्या हैं, इस जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तो उसके सदस्य हैं, संगठन के सदस्य हैं। तो ऐसे में क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो सामूहिक सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। और क्या होता है, सामूहिक सुरक्षा के मूलभूत तत्वों की जब हम लोग बात करते हैं तो संगठन से ज़्यादा बड़ी शक्ति का होना, जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद में अमेरिका की स्थिति बनी थी कि जैसे सोवियत यूनियन का 1991 में जब 1990 के आसपास में जब विघटन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो एक शक्ति उभर कर आती है वो अमेरिका, और वर्तमान में भी महाशक्ति के रूप में बना हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि एक खतरा बना रहता है अन्य देशों के ऊपर कि कहीं अमेरिका हमला ना कर दे। तो इसी चीज़ से बचने के लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इसका क्रियान्वयन जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसकी स्थापना का प्रयास समय समय पर करता रहता है। ठीक है, अब व्यवहारिक रूपों में कुछ चीज़ें इसकी निरर्थकताओं को भी बताती हैं कि जैसे इसका मिसयूज़ भी किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो उनकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं सामूहिक सुरक्षा की जो सफलता है उसके मूलभूत तत्वों को, कि चौथा पॉइंट क्या है, कार्रवाइयों को पूर्ण परिभाषित किया जाना। कि जैसे देखिए सामूहिक सुरक्षा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, अगर चीज़ें परिभाषित नहीं होंगी, अब जैसे मान लीजिए क्रियान्वयनकर्ता कौन है, यूनाइटेड नेशन है। अब यूनाइटेड नेशन की अगर संविधान में वहाँ पर चीज़ें अगर डिफाइन नहीं होंगी, परिभाषित नहीं होंगी, तो क्या होगा, चीज़ें सही रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के संविधान में जैसे आक्रमण है, सशस्त्र हमला है, खतरा है, आत्म सुरक्षा है, शांति भंग है, तो इन शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया गया है, इनको परिभाषित नहीं किया गया है। तो इन चीज़ों के लिए इनको परिभाषित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसकी अवधारणा को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, और व्यवहारिक रूप में उसका उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, अगला क्या है कि जैसे पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रों को संगठन पर विश्वास हो, पद्धति पर विश्वास हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे यूनाइटेड नेशन है, अब यूनाइटेड नेशन पर जो सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं, जो सदस्य हैं, मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की, अगर उनको यूनाइटेड नेशन पर ही विश्वास ना हो और उसकी कार्य पद्धतियों पर ही विश्वास ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है वो धूमिल पड़ जाएगी, वो सही रूप से कार्य नहीं करेगी। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्या है कि जैसे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं तो उनको संदेह नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशन पर, जो संगठन करता है, जो क्रियान्वयन करता है, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा का, कलेक्टिव सिक्योरिटी का, तो उस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह करेंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा तो वो सहयोग नहीं कर पाएंगे, सहयोग नहीं कर पाएंगे तो सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित भी नहीं कर पाएंगे। और क्या है कि सभी राष्ट्रों को व्यवस्था का आदर करना चाहिए। कहने का मतलब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में अमली जामा पहनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और संयुक्त राष्ट्र जो विश्व में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया करता है, तो अगर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर वो आदर नहीं करेंगे इस व्यवस्था का, तो यह व्यवस्था सही रूप से संचालित नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके अच्छे संचालन के लिए जो मेंबर कंट्रीज़ हैं या सदस्य देश हैं उनको विश्वास करना होगा, आदर करना होगा जो सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा है, जो संगठन है उस पर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अब सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा में अंतर क्या होता है। देखिए, सामूहिक सुरक्षा का मतलब एक व्यापक चीज़ है और प्रतिरक्षा का मतलब एक पर्टिकुलर देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाती है, क्षेत्रीय स्तर पर बात कही जाती है प्रतिरक्षा की। तो सिंपल इतना समझिए कि छोटी चीज़ में क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिरक्षा होती है और व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर यह सामूहिक सुरक्षा होती है। दोनों अवधारणाएँ जो हैं, जैसे समानताओं को देखिए, जैसे तो समानताओं की बात कही जाती है, तो दोनों अवधारणाएं युद्ध को अवश्यभावी मानती हैं कि मतलब अगर आवश्यकता पड़ती है तो युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों क्या है, दोनों अवधारणाएं ही, सामूहिक सुरक्षा हो या सामूहिक प्रतिरक्षा हो, दोनों की दोनों युद्ध को रोकने का कार्य करती हैं कि युद्ध ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है। अब अंतर को देखते हैं, अंतर को देख लेते हैं कि जैसे सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो अंतर की जहाँ तक बात करते हैं तो पहला अंतर यही होता है कि सामूहिक सुरक्षा जो होती है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, उसमें जो संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन द्वारा संचालन किया जाता है, जबकि सामूहिक सुरक्षा में क्या होता है, सामूहिक प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जैसे नाटो है, वार्सा है, ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं से निपटने के लिए। और जो क्षेत्रीय संगठन हैं उनके द्वारा, जैसे नाटो है, वार्सा है, तो इसके द्वारा संचालन किया जाता है, ठीक है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि जैसे सामूहिक सुरक्षा जो होती है तो इसका व्यापक क्षेत्र होता है, ये वैश्विक परिदृश्य में चीज़ें कार्य की जाती हैं। लेकिन जब सामूहिक प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। सीमित क्षेत्र पर एक क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय अगर कोई असमानता उत्पन्न होती है या एक विकट संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। और क्या है कि जैसे सामूहिक सुरक्षा में सहयोग स्थायी तत्व माना जाता है। कहने का मतलब है कि अगर देशों के मध्य, विश्व में, वैश्विक परिदृश्य में अगर देश आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो सामूहिक सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की जा सकती। तो ऐसे इसमें क्या होता है, सामूहिक प्रतिरक्षा में यह जो सहयोग है, सहयोग अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अगला क्या है कि जैसे सामूहिक सुरक्षा में शत्रु का पता नहीं होता। जैसे हम एक पूर्वाग्रह पर आधारित होते हैं कि हाँ, कोई अगर राष्ट्र हम पर हमला कर देता है तो हम कौन सी स्थिति है, हमें कौन बचाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में शत्रु का पता नहीं होता। जबकि सामूहिक प्रतिरक्षा में क्या होता है, शत्रु निश्चित होता है। जैसे हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो हमला कर सकता है, वैसे ही पाकिस्तान को पता है कि इंडिया हमला कर सकता है। तो ये एक क्षेत्रीय जो एक सुरक्षा होती है उसको सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी और अंतर था सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा में, ठीक है। और यह चैप्टर जो है दोस्तों 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज की डेट में हम लोगों ने पहला चैप्टर का पहला लेक्चर देखा है, ठीक है। जो सामूहिक सुरक्षा है तो उसका पहला लेक्चर आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब अगले लेक्चर में यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, डिफेंस ऑप्शनल का और जीएस का व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। और या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।